हरियाणा सरकार के तीसरे कार्यकाल में जो पहले 100 दिन हैं उसको लेकर के यहाँ पर चर्चा की गई है। तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई। सरकार के कई मंत्रियों ने बात रखी। लगातार ये मंच जो है जारी है। लेकिन इस बीच हमारे साथ, क्योंकि हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप शर्मा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वो हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा के इस खास कार्यक्रम मंच में। हम बात सरकार के बीजेपी का जो तीसरा कार्यकाल है, इसके 100 दिन की बात कर रहे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले शुरुआत इसी से करते हैं। 100 दिन में जो सरकार ने चुनाव के दौरान जो वादे और बातें रखे थे, किस तरीके से आप देखते हैं? मेरा ये मानना है कि किसी भी सरकार की कार्यशैली को आंकने के लिए 100 दिन बहुत कम है। ये तीसरी कार्यकाल है सरकार का और इसकी पृष्ठभूमि 2014 और 2019 में बनी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की भी है। थोड़ा सा वी हैव टू डिग डीपर इनटू इट। अगर उपलब्धियों की बात की जाए, चुनाव जीतना उपलब्धि नहीं है। चुनाव के बाद आपकी कैसी डिलीवरी रही है, आपका कैसा प्रशासन रहा है और आप स्टेट को कितना आगे ले जा सके हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हम बात करें कितना महत्व, आपने कहा कि कितना आगे लेकर के गए स्टेट को, लेकिन इस 100 दिन से पहले हम जब चुनाव की बात करते हैं, लोकसभा के चुनाव थे, कांग्रेस ने 0 से 5 पर पहुंची, लेकिन विधानसभा का चुनाव आते आते फिर वही हाल हो गया था। आखिरकार भाजपा को तीसरी बार सरकार बनने का मौका मिला। कहां सबसे बड़ा कारण मानते हैं? क्यों कांग्रेस जब 0 से 5 पर लोकसभा में पहुंच सकती है तो विधानसभा में क्यों सरकार नहीं बना पाई? कहां कमी मानते हैं? देखिए, अगर इस चुनाव को ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी जीती है, मैं उसको दूसरी तरह से कहना चाहूंगा, यहां चुनाव कांग्रेस हारी है। एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक फेलियर रहा। इस बात को कांग्रेस नहीं पहचान पाई कि लोकसभा के चुनाव में भले ही हम 0 से 5 पर पहुंचे, लेकिन हमारा जो वोटिंग परसेंटेज था वो उतना ही था तकरीबन, या उतनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कांग्रेस जीत रही थी जितने भारतीय जनता पार्टी जीती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ असेंबली के इलेक्शन को, क्योंकि इस चीज को देखना चाहिए था, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस का नेतृत्व इस बात को जमीनी स्तर पर नहीं देख पाया, स्ट्रेटेजिक फेलियर रहा, और इस ओवर कॉन्फिडेंस में और सेल्फ कंप्लेसेंसी में कांग्रेस चली गई आत्मसंतुष्टि में कि हम तो जीत रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी प्लान कर रही थी चुनाव को। हम एक ऐसी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे के खिलाफ जिसका संगठन जमीनी स्तर तक, गांव में और बूथ स्तर तक पहुंचा हुआ था। और कांग्रेस पिछले 15 साल से तकरीबन अपने संगठन को बनाने में न केवल अक्षम साबित हुई, बल्कि इस बात के साथ, इस कमी के साथ संघर्ष कर रही थी। यही सबसे बड़ा प्रश्न है कि कांग्रेस पार्टी संगठन नहीं बना पाती है। हर बार ये मुद्दा उठता है कि संगठन बनेगा, तारीखें मिलती हैं, पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन कुछ धरातल पर नजर नहीं आता। और कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण होता है कि संगठन ना बना पाना चुनाव में धरातल पर काम करने वाले लोगों का मनोबल कम होता है। हाल ही में एक उदाहरण के साथ अगला प्रश्न लेना चाहूंगा। इंचार्ज नियुक्त किए जाते हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष इंचार्ज नियुक्त करते हैं तो पार्टी हाईकमान रोक देती है प्रभारी कि उनसे अनुमति नहीं ली गई। अब प्रभारी जारी करते हैं तो फिर कोई प्रश्न उठता है। तो क्या ऐसे में संगठन, मैं समझता हूं कि 2009 से और आज 2025 में हम बैठे हैं, सत्य की स्वीकारोक्ति नहीं रहेगी तो फॉल्ट लाइन भी आपको भी पकड़ नहीं सकता है। हम केवल 2014 और 19 का चुनाव, 25 का चुनाव नहीं हारे हैं, हम 2009 से चुनाव हार रहे हैं। लगातार 4 बार हम एक ही नेतृत्व को आजमा रहे हैं। अरे
कांग्रेस में टैलेंट की कमी नहीं है। इन नेताओं की सिर्फ फुटबॉल में जाने की बजाय आप जमीनी स्तर पर कांग्रेस के अंदर सक्षम लोगों को पहचान कर, जैसे भारतीय जनता पार्टी करती है, उनको किसी भी आदमी से को अडॉप्ट करने में, किसी भी आदमी को फ्रंट में लाने से अगर तो इस चीज को कतई नहीं देखा जाता कि इसका बैकग्राउंड कहां था, कौन था, क्या था। कांग्रेस के अंदर हमारे नेतृत्व को बहुत गहराई से सोचना चाहिए था और नहीं सोचते हैं तो आज परिणाम हमारे सामने है। और ऐसे ही परिणाम, दिस विल बी रिपीटेड। अभी हमारे नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, निकायों के चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस की तैयारी है इंचार्जों को लगाने में और फिर उस लिस्ट को दोबारा बदलने में, तिबारा बदलने में। और अभी जब तक चुनाव होंगे पता नहीं कब तक, कितनी बार कौन कौन बदला जाएगा। इतनी बदलियों के बाद भी खुद नहीं बदलते हैं। ऐसी परिस्थिति से कांग्रेस को निकलना होगा। कांग्रेस ये ना समझना कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती। 39.5 और 39.90 का प्रतिशत का वोट का फर्क है। उनकी 48 सीट आई हैं, हमारी 37 आई हैं। सिर्फ 1% से कम वोट। तो जिम्मेदार कौन है? क्यों पार्टी आज तक कुछ कार्रवाई उस पर नहीं कर पाई? क्यों कोई जिम्मेदारी नहीं ले पाया? प्रश्न उठते हैं प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए, वो बोले मैं क्यों इस्तीफा दूं। प्रश्न उठता है प्रभारी को, वो बोले। मैं तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में 39% वोट आई हैं, इसलिए आप क्यों इस्तीफा दें। लेकिन सरकार नहीं बन पाई है। नहीं, आप वो क्यों इस्तीफा दें उनको। और मैं भी कांग्रेस से भी कहना चाहता हूं कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी को अगले 5 साल के लिए और अध्यक्ष बना दो आप, और सफलता की ऊंचाइयों को छूते रहोगे आप, चिंता ही नहीं रहेगी। अरे प्रदेश के अध्यक्ष को अपने पद की गरिमा को पहचानना चाहिए और बड़ी मजबूती से पार्टी को अपने व्यक्तित्व और पद के अनुसार नेतृत्व प्रदान करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप न केवल उस पद की गरिमा को गिरा रहे हैं बल्कि उसकी वैधता को भी समाप्त कर रहे हैं। मैं एक और मुद्दे पे चर्चा करेंगे। निकाय चुनाव की तैयारी है, ऐलान हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो मीटिंगें कर रही हैं। हमने देखा कि उन्होंने मंडल तक अपने उनको कहा है कि लोगों से जुड़े और लोगों को जोड़े। लेकिन हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अभी मंथन के बाद एक निष्कर्ष लिया है मीटिंग में। आज 3 बजे वो चुनाव आयुक्त को ज्ञापन सौंप रहे हैं कि ईवीएम पर चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर पर होना चाहिए। ईवीएम में अगर चुनाव होता है तो धांधली होती है। क्या पब्लिक इस मुद्दे को समझती है? क्या इससे निकाय चुनाव में कांग्रेस मौजूद हो पाएगी या और मुद्दे भी कब उठेंगे? देखिए, मैं कांग्रेस के नेतृत्व को समझाना चाहता हूं, पार्टी लाइन से तो हटके नहीं जाएंगे, लेकिन ये मंच इसलिए उपयोग हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये प्रश्न चिन्ह है। आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को ब्लेम करके कब तक बैलेट पेपर इलेक्शन हो। ये बात ठीक है, दुनिया में 46 कंट्रीज में ईवीएम के इस्तेमाल से इलेक्शंस हुए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज में ये ईवीएम विड्रॉ हुई और बैलेट पर वापस लौटे। अगर हमारी पार्टी का जो स्टैंड है कि बैलेट पे इलेक्शन होना चाहिए, तो मैं समझता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, जिन पर बार बार संदेह व्यक्त किया जाता है, या भारतीय जनता पार्टी को जो आज की रूलिंग पार्टी, मैं समझता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं एक और बात जानना चाहूंगा यहाँ पर।
कांग्रेस को मजबूत करने की बातें की जाती हैं, लेकिन जब भी हम बात कुछ कांग्रेस की मुद्दे आता है, जब कोई चुनाव आता है तो कांग्रेस के कई नेता आपसी एक शिकायत रहती है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी लिस्ट पे प्रश्न उठाए थे, कुमारी सैलजा ने भी प्रश्न उठाए थे, आरोप भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर, आरोप उदय भान पर लगते हैं, तमाम बातें रहती हैं, लेकिन पार्टी आज तक कोई निर्णय नहीं ले पाती है। आपके अनुसार असली जिम्मेदार कौन है? आप लोगों के अनुसार आप कहां देखते हैं अब 5 साल बाद पार्टी की मजबूती के लिए कैसे काम चले? देखिए, मैं किसी के व्यक्तिगत आरोपों और प्रत्यारोपों की ओर नहीं जा रहा हूं। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की अपनी सोच हो सकती है, कुमारी शैलजा अपने तरीके से सोच सकती है। स्वतंत्र है हर व्यक्ति अपने बारे में सोचने के बारे में, अपना अपना आकलन रहता है। लेकिन कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को यह सोचना चाहिए, जिसने फैसला लेना वहां से होना है फैसला। जिनके नाम आप ले रहे हैं वहां से फैसला नहीं होना, जहां से फैसला होना है वहां बात कर रहा हूं कि 2009 से और आज 2025 तक कांग्रेस अपने बलबूते पर अपनी मेजॉरिटी लेकर क्यों नहीं आ पाई है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इस दौरान कौन लोग हैं जिनके हाथ में सत्ता की चाबी रही है, तो किसी को पता नहीं है। इतने निर्णय क्यों इतना मुश्किल होता है आपका? तो अभी तक हम बात करें चुनाव को भी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी वो 100 दिन पार कर चुकी है, लेकिन हम कांग्रेस की बात करते हैं जो नतीजे साथ ही आए, लेकिन आज तक विधायक दल का नेता कौन होगा, विपक्ष में किसकी भूमिका होगी, ये निर्णय भी पार्टी नहीं ले पाती है। हमने जब चर्चा करी तो बोले कि दिल्ली का चुनाव होगा, उसकी तैयारियां थी, अब दिल्ली का चुनाव। ये जो एडॉकिज्म है पार्टी के अंदर, जो ये निर्णय न लेने की जो ये परिस्थितियां बनी हुई है, क्षमता है, आई डोंट सपोर्ट इट एंड आई स्ट्रांगली अटैक इट। अरे आप फैसला करिए किसको आपने नेता प्रतिपक्ष बनाना है। ये जो एडॉकिज्म है पार्टी के अंदर, जो ये निर्णय न लेने की जो ये परिस्थितियां बनी हुई है, क्षमता है, आई डोंट सपोर्ट इट एंड आई स्ट्रांगली अटैक इट। अरे आप फैसला करिए किसको आपने नेता प्रतिपक्ष बनाना है, इंतजार किसका कर रहे हैं? आपके सही समय पर सही निर्णय न लेने की क्षमता ही नहीं तो हमें इस परिस्थिति में पहुंचाया हुआ है, इससे निकलना चाहिए। और हरियाणा के मुद्दे कुछ और हैं, ये मुद्दा नहीं है 100 दिन कौन रहा है या 10 साल कौन रहा है, मुद्दे कहीं और हैं। उन मुद्दों पर जाने की बात क्यों नहीं की जाती? क्यों इतना कमजोर है हरियाणा के हर पार्टी का नेतृत्व कि आज तक हरियाणा की राजधानी का फैसला नहीं करवा पाए? ना पानी का फैसला हुआ, ना राजधानी का हुआ। क्यों हमारा नेतृत्व इतना कमजोर है? आज केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक बलशाली सरकार है जिसको सारे देश का समर्थन प्राप्त है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ठीक है, उसमें पंजाब में जहां ये इशू इन्वॉल्व है, लेकिन मैं समझता हूं कि आज की सक्षम और बलशाली केंद्रीय सरकार अगर इस बात का निर्णय ले, और कब तक हरियाणा के लोग अपनी पहचान के लिए भटकते रहेंगे चंडीगढ़ में? मैं वही बात करूं, दिल्ली में भी चुनाव हुए, नहीं हिमाचल में नहीं, वहां पर भी यही कारण था। हिमाचल में तो सरकार है, वहां पर भी यही कारण है। हिमाचल के अंदर भी राजधानी मूव करती है, धर्मशाला में आ जाती है। इसी तरह कश्मीर के अंदर जम्मू भी कैपिटल बन जाता है, दरबार मूव करता है। अभी आसाम के चीफ मिनिस्टर ने फैसला किया है कि गुवाहाटी की बजाय डिब्रूगढ़ में भी हम कैपिटल प्रोजेक्ट को लेकर आएंगे। ऐसे कई प्रदेश हैं। महाराष्ट्र के अंदर जहां बॉम्बे कैपिटल है, वहां नागपुर के अंदर हाई कोर्ट है, नागपुर के अंदर असेंबली प्रेमिसेस है। हरियाणा चंडीगढ़ में अपनी आइडेंटिटी खो चुका है, जो प्रगति हमें करनी चाहिए थी। कैपिटल का इश्यू होना कोई साधारण इश्यू नहीं है, और हर नेतृत्व, हर पार्टी का नेतृत्व, चाहे मेरी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, या कोई और भी सक्षम पार्टी, आपके मंच से मैं इस विषय को उठाना चाहता हूं। क्यों बच रहे हैं लोग? क्यों नहीं हरियाणा की आन बान शान और हरियाणा की कैपिटल के इश्यू पर हम लोग बात करने के लिए आगे बढ़ते हैं? यही मुद्दा में विधानसभा के परिसमन की भी बात। अरे विधानसभा का दीपक जी, परिसर बनाने की अनुमति तो आपको चंडीगढ़ में आज तक मिली नहीं है। माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी पूर्व मुख्यमंत्री के समय में निर्णय हुआ था
कि हरियाणा के विधानसभा की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखकर, जैसे केंद्र में मोदी जी ने नई लोकसभा का निर्माण करवाया है। आफ्टर ऑल जब डिलिमिटेशन होगी 850 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होंगे, वो कहां बैठेंगे, उसके बारे में अब सोचा गया ना। अब हरियाणा के अंदर डिलिमिटेशन के बाद जब 90 से आप 115, 120, 25 जितनी भी सीट्स हरियाणा की असेंबली की होंगी, जब ये मुद्दा आएगा तब आपको असेंबली की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बड़ी गंभीरता से आज तक हम इस बात का फैसला नहीं करवा पाए हैं कि चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा की विधानसभा का, अरे चंडीगढ़ में अगर हरियाणा की विधानसभा नहीं बन रही है, आपकी केंद्र में भी सरकार है, चंडीगढ़ का भी एडमिनिस्ट्रेशन आपका है, तो हरियाणा में बनाइए ना। हु इज स्टॉपिंग? तो चंडीगढ़ से आपका कहने का मतलब है कि वहां पर जो हक की बात नो, की जाती है, व्हाई कांट वी हैव आवर ओन हाई कोर्ट? आप खुद विधानसभा के अध्यक्ष रहे ये हैं। मुद्दा कितनी बार उठा है। मैं जब विधानसभा का अध्यक्ष था और आज भी 90 विधायक हैं, उनके लिए ये विधानसभा काफी है। लेकिन जब भविष्य के बारे में 2029 में एक नई विधानसभा आएगी, नई संख्या के साथ आएगी, तो उसके अंदर विधानसभा का निर्माण करने की बात तो की जा रही, लेकिन आज तक जमीन अलॉट नहीं हुई। कहा गया 12 एकड़ जमीन यहां हो गई है, 10 एकड़, लेकिन कहीं नहीं हो रही है चंडीगढ़ में। आई डोंट से कि आप चंडीगढ़ में अपना क्लेम छोड़ दीजिए या चंडीगढ़ से रिलेटेड इश्यूज को छोड़ दीजिए, ऐसा कोई मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन हरियाणा के नेतृत्व को, चाहे आज का मौजूदा नेतृत्व है या जो निकल गया वो नेतृत्व है या जो आने वाला नेतृत्व है, जो आने वाली पीढ़ियों का नेतृत्व और उनके भविष्य का निर्माण करेगा, उसको इस प्रश्न को जरूर सॉल्व करना होगा कि हरियाणा को अपनी आइडेंटिटी के लिए अपनी अलग राजधानी अवश्य बनानी चाहिए। इसमें किसी वो बात चली गई, वो देवीलाल जी का और बादल जी का जो एक मुद्दा, आज की जो युवा पीढ़ी है जो अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ रही है, आज के जो हरियाणवी हैं जो चंडीगढ़ में पैदल चलते हैं, जो अपनी आइडेंटिटी के लिए, यहां हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं। मैं यहां पर एज ए स्कूल गोइंग बॉय आया था और यहां से यूनिवर्सिटी पढ़ के गया हूं। वी हैव नो आइडेंटिटी है। तो हरियाणा के मुद्दे, ठीक है, एक सरकार बनी है, पूरे 5 साल के लिए बनी है, काम कर रहे हैं, प्रगति हो रही है, जो अच्छी बात होगी सरकार की उसको अच्छी कहेंगे। तो वही मैं बात कर रहा हूँ, जो अच्छी बात होगी अच्छी कहेंगे। अब क्या उम्मीद आप करते हैं 100 दिन में इनका रूपरेखा देखी तीसरे कार्यकाल की, और इसमें हम बात करें नायब सिंह सैनी जो है उनका इस तीसरी कार्यकाल में, उनको ये दूसरा है उनको, क्योंकि दूसरे कार्यकाल में कुछ समय मिला, लेकिन अब ये पूरा अब जो है 100 दिन आपने देखे। क्या उम्मीद करते हैं इस सरकार से, किस तरीके की उम्मीदें, और खासकर बजट भी आने वाला है हरियाणा का, केंद्र का बजट आपने देखा, हरियाणा का बजट आने वाला है, क्या उम्मीदें रखते हैं आप? देखिए, केंद्र का बजट जो है उसी ने दिल्ली का इलेक्शन जिताया है। ये मन लुभावन बजट नहीं है, प्रैक्टिकल बजट था। एक कांग्रेसमैन होने के नाते मैंने बहुत लोगों से बात की है। मेरी पार्टी मेरे बारे में क्या सोचेगी इसकी परवाह मैंने कभी नहीं की। अच्छी बात को अच्छी कहना, इतनी क्षमता मेरे अंदर है, इतना निडर में हूं। तो लगता है ये 12 लाख वाला अगर पार्टी को मेरी बात पसंद ना हो, मुझे पता नहीं सुधार पाएंगे कि नहीं सुधार पाएंगे। खुद को सुधारो। अकेले आप नहीं हो, और भी कई विधायक हैं जिन्होंने तारीफ करी है नायब सिंह सैनी की भी। उनके, आप तो केंद्र के बजट की बात कर रहे हैं, हरियाणा की भी तारीफ। मेरे पास कोई शब्द नहीं है नायब सिंह सैनी की का विरोध करने के लिए। जब तक नहीं आएंगे, कहीं बात होगी, कहीं विरोध का अवसर आएगा, कहीं सरकार के गलत कदम होंगे, तो उसका जम के विरोध करने की क्षमता भी रखता हूं। लेकिन 100 दिन की सरकार को कोसने के लिए यहां बैठा नहीं हूं। सरकार के पास पूरे 5 साल का समय है। इस 5 साल के समय में सरकार किस तरह हरियाणा को लेकर आगे जाए, जिन मुद्दों से हरियाणा का युवा आज लड़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे, उसको किस प्रकार से सॉल्व किया। अगर ये बात हमसे पूछी जाएगी, बता जरूर देंगे। बताने वाले सरकार को बहुत हैं। सरकार की अपनी सोच भी हुआ करती, उनका अपना पार्टी, अपना नेतृत्व है। लेकिन नायब सिंह सैनी जी मधुरभाषी हैं,
हंसते रहते हैं। तो आपको भी अंदाज भा रहा है उनका। नहीं, वो ये आपकी तालियां बजवाने के लिए मधुरभाषी नहीं कह रहा हूं उनको। वो मीठा बोलते हैं, हंस के बोलते हैं। कांग्रेसी कहेंगे कि मुख्यमंत्री की तारीफ किसी राजनीतिक कारण से कुलदीप शर्मा कर रहा है। देखिए, राजनीति में मधुर होना, अपने शत्रुओं और राजनीतिक विरोधियों का भी सम्मान करने की संस्कृति को पालना। कुछ समय था कि अटल जी कहा करते कि इंदिरा जी दुर्गा हैं, और ऐसा समय भी आया कि जब हिंदुस्तान को डिफेंड करने के लिए यूएन में भेजा तो नरसिम्हा राव जी ने अटल बिहारी वाजपेयी को चुना, और उन्होंने भारत के केस को पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी मजबूती से वहां पर कश्मीर के मुद्दे पर लड़ाई लड़ी। ये विपक्ष के लोगों की, विपक्ष में भी अच्छी सोच के लोग हैं। मैं समझता हूं मैं अच्छी सोच का हूं। अगर मैं अच्छी सोच का हूं तो अपने विरोधियों को, चाहे वो विपक्ष में है, विचारधाराओं का टकराव राजनीति में हुआ करता है, विरोधियों के भी सम्मान की संस्कृति में मैं पला हूं, और इसी संस्कृति को पालते हुए मैं कह रहा हूं कि नायब सिंह सैनी जी मुस्कुराते हैं, मीठा बोलते हैं, और मुस्कुराना और मीठा बोलने के पीछे क्या क्या छुपा रहता है। अति विनम्र, चाणक्य ने इस शब्द को पूरा नहीं करूंगा मैं, बस पूरा कह सकता हूं, संस्कृत में भी बोल सकता हूं, लेकिन यह विनम्रता एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ना जाए। ये विनम्रता जिन्होंने उनको इस पद पर पहुंचाया उनके प्रति रखें तो ठीक है, लेकिन हरियाणा की बेकाबू हो रही अफसरशाही के प्रति ये स्माइल काम नहीं करेगी। चलिए, कड़ी मजबूत आपका ये बेबाकी अंदाज शुरुआत से देखो, और कहीं ना कहीं चर्चा में भी मजा आ रहा था। जो बातें वास्तविकता आप रख रहे थे, आपने पार्टी को लेकर, कांग्रेस को लेकर के भी अपनी राय रखी कि कैसे बेहतर हो सकते हैं, क्या कमियां हैं। भाजपा को भी कई हिदायतें थी, उनके जो अच्छे काम है तो सराहना भी करी, और साथ ही साथ कुछ खास आपने कहा कि केवल अपनी पार्टी के लिए नहीं, अधिकारियों से भी इस तरीके के काम ले। तमाम बातें अपनी बेबाकी से रखी, उसी अंदाज में जिस तरीके से कुलदीप शर्मा तमाम अपनी बातें रखते हैं। लेकिन फिलहाल क्योंकि वक्त की कमी है तो एक छोटे सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बढ़ेंगे अगले सेशन की ओर। फिलहाल कुलदीप शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज हरियाणा के इस खास कार्यक्रम मंच पर। थैंक यू।